नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री के जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मौर्य वंश के इतिहास को डिटेल से पढ़ेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य वंश के शासकों के क्रम के विषय में, क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में क्रोनोलॉजी ऑर्डर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। इसके बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है बिंदुसार। बिंदुसार के बाद आता है अशोक। अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी बने हैं उनके विषय में पुराणों में और बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग विचार प्रस्तुत किया गया है। पुराणों के अनुसार अगर हम देखें तो अशोक के बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है कुणाल। इसके बाद आता है बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवधर्मन, शतधनुष और सबसे अंतिम में आता है बृहदत्त। वहीं यदि हम बात करें दिव्यावदान के अनुसार तो इसमें कहा गया है कि अशोक के बाद जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वह है कुणाल। इसके बाद संपदि, बृहस्पति, वृषसेन, पुण्यधर्मन और सबसे अंतिम में आता है पुण्यमित्र। चलिए इनकी विशेषताओं के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित करने के बाद मौर्य वंश का स्थापना किए थे। याद रखना, जिस समय नंद वंश के शासक धनानंद के साथ ये युद्ध किए थे उस समय मात्र ये 25 वर्ष के थे। आगे यदि हम बात करें तो विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक निम्न कुल के व्यक्ति थे और इनके लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में घमासान युद्ध होता है। यह युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में होता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होता है, जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संधि होता है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। पहला प्रावधान था सेल्यूकस निकेटर ने वर्तमान अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का जो प्रदेश था उसे चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। ये क्षेत्र थे जेड्रोसिया, अराकोसिया, एरिया और पैरापेनिसदाई। इसके अतिरिक्त सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। आगे यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से विवाह करने के बाद सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप 500 हाथी दिए थे। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत मान करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब हम आगे बात करें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर, तो विलियम जोन्स और जस्टिन इन दोनों ने यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोटस का विकुटन किया और बताया कि सेंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अब हम आगे बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा जब सेल्यूकस निकेटर के साथ संधि हुई तो हिंदुकुश पर्वत तक जा पहुंचा था। तमिल ग्रंथ अहनानुरु और पुरानुरु से जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहला पुरालेखीय संदर्भ रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख है। याद रखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं। अगला पॉइंट है कि शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार यानी कि जूनागढ़ अभिलेख में ये जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राष्ट्रीय पुष्य मित्र वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था गिरनार में, और बाद में अशोक के कार्यकाल में प्रांतीय शासक तुषास्प ने यहाँ से नहरें निकलवाया था। बाद के दिनों में जब यहाँ पर बांध टूट गया था तो शक शासक रुद्रदामन के अमात्य सुविशाख के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि कश्मीर का राजा अनंत वर्मन के मंत्री सुई द्वारा भी यहाँ पर नहरें निकलवाया गया था। आगे यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य धर्म, कला और साहित्य इन तीनों में रुचि लिया करता था। मेगास्थनी ने अपने पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य वन में रहने वाले तपस्वियों से परामर्श लिया करता था, उन्हें देवताओं की पूजा के लिए नियुक्त करता था और यज्ञ आदि के लिए भी महल से बाहर निकलता था। वहीं यदि हम बात करें भद्रबाहु द्वारा लिखी गई जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के विषय में,
तो इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन मुनि भद्रबाहु के सहयोग से जैन धर्म का शिक्षा लिया था। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले वैदिक धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में जैन धर्म को अपना लिया था। जब मगध में 12 वर्ष का लंबा अकाल पड़ता है तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में राज्य को त्याग करके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में तपस्या के लिए चला जाता है और वहीं पर उपवास रह के सलेखना विधि के द्वारा अपने जीवन को त्याग देता है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2021 के शिफ्ट 1 में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं? सूर्य, पुष्यगुप्त, तुषास्प और सुविशाख। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो ये चारों जाने जाते हैं। ये चारों का संबंध सुदर्शन झील से जुड़ा हुआ है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। राजा ही समस्त शक्तियों का स्रोत और सत्ता का केंद्र बिंदु हुआ करता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 7 अंग बताए हैं राज्य के लिए, जिनमें सबसे पहला आता है राजा, इसके बाद आता है अमात्य, इसके बाद जनपद, इसके बाद दुर्ग, इसके बाद कोष, इसके बाद सेना और सबसे अंतिम में आता है मित्र। ये क्रम को भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना, हो सकता है आपसे क्रम वाइज पूछ दिया जाए। आगे यदि हम बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के 3 प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं। पहला, प्रत्येक समस्या पर ध्यान देना। दूसरा, हमेशा सतर्क रहना, यानी कि सदैव सतर्क रहना। और तीसरा, समय पर उचित कार्यवाही करना। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया और फाइनली यहाँ पर अधिकार कर लिया था। अब हम आगे बात करें तो राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्री परिषद भी होते थे और इनकी संख्या 12 से 30 तक हुआ करता था। कम से कम 12 और अधिक से अधिक 30 मंत्री परिषद जो है निर्णय बहुमत के द्वारा लिया करते थे और इनका वेतन 12,000 पन वार्षिक दर पर हुआ करता था। इसके अतिरिक्त याद रखना, नायकों का वेतन 12,000 पन था, अध्यक्ष का वेतन 8,000 पन था और मुखिया का वेतन 4,000 पन था। दैनिक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने और गुप्त मंत्रणा के लिए 3 या फिर 4 मंत्रियों की छोटी परिषद भी होती थी और इसे मंत्रिणः कहा जाता था। इस छोटी परिषद में मुख्यतः राजा का बेटा यानी कि युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति और सन्निधाता ये शामिल हुआ करते थे और इनका वार्षिक वेतन था 48,000 पन। केंद्रीय प्रशासन को 18 विभागों में बांटा गया था और इन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय के केंद्रीय प्रशासन के 18 विभाग के विषय में। तो पहला विभाग है मंत्री या फिर पुरोहित का। इस पद पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य रहा करता था। इसके बाद आता है समाहर्ता, ये जनपद का अधिकारी था और इसका कार्य था कर को एकत्रित करना। तीसरा है सन्निधाता, ये राजकोष का प्रमुख अधिकारी था, इसका कार्य था आय और व्यय का ब्यौरा रखना। चौथा है सेनापति, ये सेना का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। पांचवा है युवराज, ये राजा का उत्तराधिकारी था। छठा है प्रतिष्ठा, ये फौजदारी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी था। सातवां है नायक, ये सेना का प्रमुख संचालक हुआ करता था। व्यवहारिक, ये दीवानी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी था। मंत्री परिषदाध्यक्ष, ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। दंडपाल, ये सेना की रसद की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था। अंतपाल, सीमांत दुर्गों का प्रमुख अधिकारी था। दुर्गपाल, साम्राज्य के आंतरिक दुर्गों का रक्षक हुआ करता था। नागरक, ये नगर का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। प्रशासता, ये राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले विभाग का प्रमुख अधिकारी था। दौवारिक, ये राजमहल की सुरक्षा करने वाला अधिकारी था। आंतरवसिक, ये राजा का अंगरक्षक था जो कि सेना का प्रधान अधिकारी इसमें शामिल हुआ करता था। आटविक, ये वन विभाग का प्रमुख अधिकारी था। कर्मांतिक, उद्योग धंधों का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। आगे यदि हम बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था और इनकी संख्या
26 हुआ करता था, जिनमें पहला है सीताध्यक्ष, ये कृषि विभाग था, राजकीय भूमि का ब्यौरा रखता था। दूसरा है विविधता अध्यक्ष, चारागाह का प्रधान अधिकारी, सुना अध्यक्ष, बुचड़खाना का अध्यक्ष, सूत्रा अध्यक्ष, व्यवसाय का अधिकारी, पन्या अध्यक्ष, वाणिज्यिक अधिकारी, पोतवा अध्यक्ष, मापतोल का अधिकारी, लचना अध्यक्ष, टकसाल अधिकारी, नवा अध्यक्ष, जहाज रानी का अधिकारी, समस्था अध्यक्ष, व्यापारिक मार्ग का प्रधान अधिकारी, अकरा अध्यक्ष, खानों का अधिकारी, गणिका अध्यक्ष, वेश्याओं का प्रमुख अधिकारी, कोषा अध्यक्ष, खजाने का प्रमुख अधिकारी, लोहा अध्यक्ष, धातु का अधिकारी, खनिया अध्यक्ष, खदान का प्रमुख अधिकारी। अगला है लवणा अध्यक्ष, ये नमक अधिकारी था। स्वर्णा अध्यक्ष, कीमती धातुओं और गहनों का प्रमुख अधिकारी था। गो अध्यक्ष, गाय का अधिकारी। मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट अधिकारी। देवता अध्यक्ष, मंदिरों का अधिकारी। पतना अध्यक्ष, गौवाहन अधिकारी। सूरा अध्यक्ष, मदिरा अधिकारी। शुल्का अध्यक्ष, उत्पाद एवं चुंगी प्रमुख अधिकारी। माना अध्यक्ष, समय सारणी का प्रमुख अधिकारी। खनिया अध्यक्ष, खदान का प्रमुख अधिकारी। नगवाना अध्यक्ष, हाथियों का प्रमुख अधिकारी। और सबसे अंतिम में आता है कुपिया अध्यक्ष, ये वन उत्पादों का उच्च अधिकारी हुआ करता था। इसके अतिरिक्त ये भी आप लोग याद रखना, युक्त या फिर उपायुक्त, ये केंद्रीय महामात्य या फिर निम्न स्तर का अधिकारी हुआ करता था। अब यहाँ से जून 2012 में यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सनिधाता, इसका संबंध है कोषाध्यक्ष से। समाहर्ता, इसका संबंध है राजस्व अधिकारी से, यानी कि कर संग्रह विभाग के स्वामी से। पन्याध्यक्ष, वाणिज्यिक अधिकारी। अंतर्वसिक, रानीवास के रक्षक दल के स्वामी। तो ए का हो जाएगा 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने बृहद साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था और इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। लेकिन अशोक के कार्यकाल में इन प्रांतों की संख्या 5 हो गया था। यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में दिसंबर 2025 के सेशन में जो इस बार एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्न पूछा गया था। याद रखना, इसका सोर्स है केसी श्रीवास्तव, उसमें इस बात को डायरेक्टली मेंशन किया गया है। तो सही वहां पर विकल्प हो जाएगा आपका 5 प्रांत, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 तो थे लेकिन अशोक के कार्यकाल में 5 हो चुके थे। ये 5 कौन कौन सा है? पहला है उत्तरापथ, इसका राजधानी था तक्षशिला। दूसरा है अवंती राष्ट्र, इसका राजधानी था उज्जैनी। तीसरा है दक्षिणापथ, इसका राजधानी था स्वर्णगिरी। चौथा है मध्य देश, इसका राजधानी था पाटलिपुत्र। अंतिम और पंचमा है कलिंग प्रांत, इसका राजधानी तोसली था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना, मौर्य साम्राज्य समुद्र से समुद्र तक या फिर कहे तो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैला हुआ प्रथम साम्राज्य था। इससे पहले कोई भी साम्राज्य इतना बृहद रूप से फैला हुआ नहीं था। आगे यदि हम बात करें तो प्रांत का प्रमुख राष्ट्रीय होता था और इस पद पर मुख्यतः राजकुमार या फिर राजवंश का कोई व्यक्ति या फिर विश्वास पात्र योग्य व्यक्ति हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का गवर्नर या फिर सौराष्ट्र का राष्ट्रीय पुष्यगुप्त वैश्य था। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय के स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। तो प्रांतों को शासन संबंधी सुविधा के लिए अनेक उप विभागों में बांटा गया था, जिनमें सबसे पहले आता है मंडल, उसके बाद जिला, उसके बाद स्थानीय, उसके बाद द्रोणामुख। याद रखना ये सब क्रम में है, आप लोग क्रम में ही याद रखना। द्रोणामुख के बाद आता है खरवाटिक, इसके बाद संग्रहण और सबसे अंतिम में आता है ग्राम। तो याद रखना मौर्य साम्राज्य का जो मूल आधार था वो था ग्राम। अब हम इसे थोड़ी विस्तार से समझ लेते हैं। यदि हम बात करें मंडल के विषय में तो प्रांत में कई सारे मंडल होते थे और इनका प्रमुख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित किया गया है कि प्रदेष्टा हुआ करता था। जिला की यदि हम बात करें तो मंडल का विभाजन कई सारे जिले में होता था और इसे विषय या फिर आहार भी कहते थे। इसका प्रमुख समाहर्ता हुआ करता था। यदि हम बात करें स्थानीय के विषय में तो ये जिला के अंतर्गत आता था और इसमें 800 गांवों का समूह होता था और स्थानिक जो है इसका प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था। यदि हम बात करें द्रोणामुख के विषय में
तो ये 400 गांवों का समूह था। खरवाटिक जो है 200 गांवों का समूह था। संग्रहण 100 गांवों का समूह था। और ग्राम जो है प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे छोटी इकाई हुआ करता था। इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना, मेगास्थनीज नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमी कहता है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें नागरिक कहा गया है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता गया था। अब हम बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था के विषय में। ग्राम स्तर पर सबसे छोटा न्यायालय होता था। इसके ऊपर प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर अलग अलग यानी कि पृथक पृथक न्यायालय होता था और प्रत्येक स्तर पर अपने से नीचे न्यायालय की अपील सुन सकने की अधिकार भी था। राजा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था जिसका निर्णय सर्वोपरि था। याद रखना, न्यायिक व्यवस्था भी दो तरीके का था। पहला धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय के विषय में बात करें तो मनुष्य के पारस्परिक मुकदमों का निर्णय यहाँ पर लिया जाता था, जबकि कंटक शोधन की बात करें तो इसमें व्यक्ति और राज्य के मध्य के जो मुकदमे थे उसका निपटारा हुआ करता था। अब हम बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था के विषय में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ये दो तरीके के होते थे। पहला संस्थ यानी कि अस्थाई और दूसरा संचार यानी कि घुमक्कड़। संस्थ को भी कई सारे कैटेगरी में बांटा गया था, जैसे कि काप्टिक, ये विद्यार्थी के भेष में होते थे। उदास्थित, ये सन्यासी के वेश में होते थे। गृहपथिक, कृषक के रूप में होते थे। वैदेहक, गरीब व्यापारी के रूप में होते थे। और तापस जो है एक तपस्वी के रूप में होते थे। और इन सब का काम था गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करके राजा तक पहुंचाना। यदि हम बात करें संचार के विषय में तो इसे 4 आधार पर बांटा गया था। अनाथ बच्चे जो गुप्त सूचनाएं एकत्रित करते थे उन्हें सत्र या फिर सत्री कहा गया है। तीक्ष्ण कहा गया है खतरों में रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को। शरद कहा गया है क्रूर या फिर आलसी गुप्तचर को। परिव्राजिका कहा गया है स्त्री गुप्तचर को, जो बेसिकली भिक्षुणी, सन्यासिनी या वृषली के भेष में हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं बिंदुसार के विषय में। इनका कार्यकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य त्याग के बाद बिंदुसार जो है मगध का राजा बनता है। बिंदुसार के लिए साहित्य में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है, जबकि जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। वहीं यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोकेटिस कहा है, जिसका अर्थ है प्लिटी के अनुसार अमीबखा और लैसन के अनुसार अमित्रघात। जैन साहित्य में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा बताया गया है, जबकि बौद्ध साहित्य में बिंदुसार की माता का नाम धम्मा बताया गया है, यानी कि सुभद्रांगी। बिंदुसार के समय कुछ समय तक चाणक्य जो हैं महामंत्री के पद पर कार्य करते रहे। इसके बाद जो है खलाटक और राधा गुप्त इस पद पर कार्य किए थे। दिव्यावदान ग्रंथ में इसके समय होने वाले तक्षशिला के 2 विद्रोहों का उल्लेख मिलता है। पहला विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था और द्वितीय विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया था, जो कि बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था। आगे यदि हम बात करें तो बिंदुसार की विदेश नीति मित्रतापूर्ण थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है। स्ट्रैबो का कथन है कि पश्चिम एशिया के यूनानी राजा एंटियोकस ने अमित्रोकेडिस के दरबार में डामेकस नामक राजदूत भेजा था, जबकि प्लिनी का वर्णन है कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनिसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। लेकिन ये बिंदुसार के समय गया या अशोक के समय गया, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है। आगे यदि हम बात करें तो बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य से विरासत में प्राप्त साम्राज्य को बनाए रखा, ना ही उसमें विस्तार किया और ना ही उसका संकुचन हुआ। बिंदुसार आजीवन संप्रदाय के प्रति उदारता रखता था। उसने 17 वर्षों तक कार्य किया और इसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना अशोक। तो चलिए हम बात करते हैं अशोक के विषय में। अशोक का कार्यकाल शुरू होता है 269 ईसा पूर्व से और समाप्ति होता है 232 ईसा पूर्व में। याद रखना 273 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व के बीच का जो 4 वर्षों का कार्यकाल था वो बेसिकली राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अशोक और उनके भाई के बीच हुए संघर्ष का कार्यकाल था। आगे यदि हम बात करें
तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में जानकारी मिलता है कि बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहा था, लेकिन राज्य परीक्षा में अशोक पास होता है, जिसके बाद राधागुप्त और खलाटक के सहायता से अशोक उत्तराधिकारी बनता है। महावंश में कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद इस राज सिंहासन को प्राप्त किया था। मास्की, गुर्जरा, निठुर और उड़े-गोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, लेकिन पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट: मास्की, गुर्जरा, निठुर और उड़े-गोलम अभिलेख को छोड़कर अपने पूरे अभिलेख में सम्राट अशोक को देवनामप्रिय और प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता है। ये फैक्ट को भी आप लोग याद रखना। अब हम बात करते हैं अशोक के उपनाम के विषय में। तो अशोक का उपनाम है देवनामप्रिय, प्रियदर्शी, देवपुत्र और आर्यपुत्र। वहीं यदि हम बात करें उपाधि के विषय में, तो अशोक का उपाधि है देवनामप्रिय, चक्रवर्ती, महासमुंद और धर्मराज। अब यूजीसी नेट के पेपर में जून 2022 में शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधियां अशोक के लिए प्रायः प्रयुक्त होती है? देवनामप्रिय बिल्कुल सही है, चक्रवर्ती ये भी सही है, और एक आ जाएगा आपका महासमत यानी कि ए बी डी ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं अशोक के द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए किया गया विजय अभियान के विषय में। अशोक के 13वां शिलालेख में उसका एकमात्र विजय कलिंग विजय की जानकारी मिलता है। तो चलिए हम लोग डिटेल से समझते हैं इस कलिंग विजय के विषय में। यह युद्ध अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने लड़ा था। इस युद्ध का कारण माना जाता है कि उत्तराधिकारी के युद्ध के समय परिस्थितियों का लाभ उठा करके कलिंग प्रांत स्वतंत्र हो गया था। अशोक के 13वां शिलालेख में लिखा गया है कि इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख लोग मारे गए और इससे कई गुना लोग घायल हुए थे। इस युद्ध के बाद कलिंग को मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया गया और इसे 2 प्रशासनिक केंद्रों में बांट दिया गया, पहला तोसली और दूसरा जौगढ़। कलिंग युद्ध का परिणाम यह निकला कि अशोक ने द्रवित होकर दिग्विजय की नीति को त्याग दिया और अहिंसावादी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में भविष्य में दया और धर्म के आधार पर धर्म विजय करने का घोषणा किया था। उन्होंने भेरी घोष की नीति को त्यागने के बाद धर्म घोष की नीति को अपनाया था। अशोक को कश्मीर विजय का भी श्रेय दिया जाता है, क्योंकि कलहन के राजतरंगिणी में अशोक को कश्मीर का राजा बताया गया है। अब हम बात करते हैं अशोक और बौद्ध धर्म के विषय में। कई सारे साक्ष्य ये बताते हैं कि प्रारंभिक वर्ष में अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था। महावंश के अनुसार यह पता चला हमें कि वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। कलहन के राजतरंगिणी में उसे शिव उपासक बताया गया है, लेकिन अशोक ने अपने प्रथम लघु शिलालेख में बताया है कि 2.5 वर्ष से अधिक हुए मैं बौद्ध धर्म का उपासक हूँ। उसने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के शासन के 4थे वर्ष में निग्रोथ नामक 7 वर्षीय भिक्षु ने उसे बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया था। वहीं यदि हम बात करें दिव्यावदान के विषय में, तो इसमें कहा गया है कि उपगुप्त ने बौद्ध धर्म का दीक्षा अशोक को दिया था। आगे यदि हम बात करें, तो अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद उसके परिवारजनों ने भी इस धर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार बताया जाता है कि अशोक का भाई तीस, उसका बेटा महेंद्र, उसका बेटी संघमित्रा और उसका पत्नी कारुवकी ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भाबरू यानी कि बैराट शिलालेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा और सहृदयता व्यक्त किया है। भिक्षुक भिक्षुनियों और उपासक उपासकों को बौद्ध धर्म ग्रंथों के श्रवण और मनन करने का निर्देश अशोक के द्वारा दिया जाता है। स्थान स्थान पर धम्म लिपियां खुदवाया ताकि जनता बौद्ध धर्म और उसके प्रति अशोक के विचारों को जान सके। सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के शिलालेख पर संघ में मतभेद रोकने के प्रयासों का वर्णन किया गया है। इन शिलालेखों में अशोक वर्णन करता है कि यदि कोई संघभेद करेगा तो सफेद कपड़े धारण करवाकर भिक्षुओं के न रहने योग्य स्थान पर
भिजवा दिया जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म में आस्था होने के कारण महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न स्थानों की धर्म यात्राएं अशोक के द्वारा किया गया था। जैसे राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यानी कि 250 ईसा पूर्व में उन्होंने रुमिनदई यानी कि लुम्बिनी की यात्रा किया था, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और यहाँ के निवासियों को उन्होंने धार्मिक कर से मुक्त कर दिया था और जो भूमि कर था उसे 1/6 से कम करके 1/8 कर दिया था। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में बताया गया है कि 14वें वर्ष की यात्रा में कनक मुनि के स्तूपों को परिवर्धित करवाकर उन्होंने बड़ा बना दिया था। अशोक के 8वें शिलालेख में कहा गया है कि अशोक 10वें वर्ष में संबोधि यानी कि बोध गया की यात्रा पर गया था। महावंश के अनुसार राज्याभिषेक के 17वें वर्ष में अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। लगभग 253 ईसा पूर्व में अशोक के कार्यकाल में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस तृतीय बौद्ध संगीति का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म की फूट को दूर करना और बौद्ध सिद्धांतों की सही पहचान करना उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं अशोक और उनके धम्म नीति के विषय में। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया था उसे ही हम धम्म कहते हैं। अशोक की धम्म यानी कि धर्म की परिभाषा अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ अभिलेख में दिया गया है। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ये याद रखना कि धम्म जो है वो धर्म का ही प्राकृत रूप है। ग्रीक लिपि में धम्म का अर्थ होता है यूसेबिया यानी कि पवित्र, जबकि अरमाइक लिपि में धम्म का अर्थ होता है कसित यानी कि सत्य। यदि हम धम्म के मूल तत्व के विषय में बात करें तो इसका मूल तत्व है अच्छे नैतिक आचरण और दूसरा सामाजिक दायित्व। आगे यदि हम बात करें तो तत्कालीन समाज में चल रही बुराइयों को दूर करने के लिए अशोक ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया उसे धम्म महामात कहा जाता है और इन धम्म महामातों की नियुक्ति अशोक स्वयं करता था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जगह जगह पर जाकर लोगों को बौद्ध धर्म नहीं बल्कि धम्म के बारे में शिक्षा देने की जानकारी अशोक के द्वारा दिया गया था। आगे यदि हम बात करें तो अशोक के तृतीय शिलालेख में धम्म प्रचार के लिए युक्त, राजुक और प्रादेशिक का उल्लेख मिलता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को अलग अलग स्थानों पर भेजा था, जैसे कि मंजती को कश्मीर, महादेव को मैसूर, महारचित को यवन राज्य, धर्मरचित को अपरांत, मझिम को हिमालय, महाधर्मरचित को महाराष्ट्र, रचित को उत्तरी कनारा, सोन और उत्तरा को पेंगू यानी कि स्वर्ण भूमि, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका। इन सभी तथ्यों को आप लोग याद रखना, एग्जाम में मैच इन द फॉलोइंग में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाए। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक का धम्म यात्राओं का क्रम दिया गया है। सबसे पहले लुम्बिनी है, इसके बाद कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती और सबसे अंतिम में कुशीनगर। इसके अतिरिक्त ये याद रखना कि अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाया था लेकिन अपनी सेना का विघटन नहीं किया था। धम्म पर इतिहासकारों के मत क्या है तो फ्लीट के अनुसार धम्म को राजधर्म कहा गया है। राधा गुप्त मुखर्जी और वी.ए. स्मिथ ने धम्म को सभी धर्मों का साझा संपत्ति बताया है। वहीं बी.आर. भंडारकर ने धम्म को उपासक बौद्ध धर्म से जोड़ा है। अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख के विषय में। तो इनके अभिलेखों को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला शिलालेख जो पत्थरों पर लिखे गए लेख हैं, दूसरा स्तंभ लेख जो खंभे पर पिलर पर लिखे गए लेख हैं और तीसरा गुहा लेख जो गुफाओं में लिखे गए हैं। यदि हम शिलालेख के विषय में बात करें तो इसे भी 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, पहला बृहद शिलालेख और दूसरा लघु शिलालेख। वहीं स्तंभ लेख में आता है सप्त स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बृहद शिलालेख के विषय में। यदि हम बात करें बृहद शिलालेख के विषय में तो इसमें अशोक के 14 राजाज्ञाएं दी गई है। ये कहाँ कहाँ से मिले हैं तो शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात के काठियावाड़ में, धौली और जौगढ़ ये उड़ीसा में है। इन्हें पृथक कलिंग
प्रज्ञापन भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एरागुड़ी ये आंध्र प्रदेश में है और सेपारा है आपका महाराष्ट्र में। इन स्थानों पर बृहद शिलालेख अशोक के मिले हैं, जिनमें 14 राजज्ञाएं उत्कीर्ण हैं। अब हम अशोक के 14 राजज्ञाओं को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिलालेख संख्या 1 के विषय में। इसमें पशुवध और समारोहों में होने वाले अनावश्यक खर्चे पर निंदा किया गया है। ये पाया गया है उड़ीसा के धौली में। दूसरा है शिलालेख संख्या 2। इसमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। इसमें सामाजिक कल्याण की बात की गई है, जैसे कि सड़क निर्माण, तालाब निर्माण, पौधारोपण के बारे में। तीसरा शिलालेख, इसमें ब्राह्मण, श्रमण यानी कि भिक्षु और बड़े जनों के सम्मान के बारे में जानकारी मिलता है। चौथा शिलालेख, इसमें अहिंसा को उपदेश दिया गया है। इसमें भेरी घोष की तुलना में धम्म घोष को प्राथमिकता दिया गया है, यानी कि शांति की ध्वनि का उल्लेख शिलालेख संख्या 4 में हमें मिलता है। शिलालेख संख्या 5, इसमें दासों के प्रति उनके स्वामी द्वारा मानवीय व्यवहार किए जाने का जानकारी मिलता है। साथ ही धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है और कैदियों का वार्षिक क्षमादान की जानकारी भी मिलता है। शिलालेख संख्या 6, इसमें कल्याणकारी उपायों से संबंधित जानकारी दी गई है। साथ ही इसमें राजा की प्रजा की स्थिति जानने की इच्छा के बारे में भी जानकारी मिलता है। अगला है शिलालेख संख्या 7। इसमें सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता बरतने की बात की गई है। अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना गया है। शिलालेख संख्या 8, इसमें अशोक की बोधगया यात्रा और बोधि वृक्ष का उल्लेख मिलता है। साथ ही धम्म यात्रा के माध्यम से ग्रामीण लोगों से संपर्क बनाए रखने की भी जानकारी मिलती है। इसमें यह भी कहा गया है कि आप विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा पर बल दीजिए। शिलालेख संख्या 9, इसमें लोगों के नैतिक आचरण पर जोर दिया गया है। साथ ही महंगे समारोहों से बचने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त लोग कर्मकांडों, बलिदानों को बंद करें और धर्म का पालन करें, इसका उल्लेख भी शिलालेख संख्या 9 में हमें मिलता है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2022 के शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अशोक का बृहद शिलालेख संख्या 5, इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है, यानी कि ए का 3। मुझे पता है कि ए का 3 है तो ए भी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा। अशोक का बृहद शिलालेख संख्या 6, इसमें राजत्व के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। अशोक का बृहद शिलालेख संख्या 7, इसमें अन्य संप्रदायों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता बरतने की बात की गई है, यानी कि सी का 4। मुझे इतना पता है कि ए का 3, बी का 1 और सी का 4 है, तो यदि आप विकल्प की ओर देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो आप इसे एलिमिनेट करने के लिए भी सीख जाओ, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। अगला है शिलालेख संख्या 10। इसमें अशोक ने धम्म को बुराई से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया है। शिलालेख संख्या 11, इसमें धम्म के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। शिलालेख संख्या 12, इसमें सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता बरतने की बात की गई है, यानी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति की जानकारी हमें अशोक के शिलालेख संख्या 12 में मिलता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक उदारता और सभी संप्रदायों की सार की वृद्धि की जानकारी भी हमें अशोक के शिलालेख संख्या 12 में मिलता है। शिलालेख संख्या 13, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा अभिलेख है। इसमें कलिंग युद्ध के बारे में विस्तार से जानकारी मिलता है। साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त ये याद रखना कि अशोक के शिलालेख संख्या 13 में ही 5 समकालीन शासकों का उल्लेख किया गया है। ये सभी सही क्रम में लिखे गए हैं, आप क्रम को भी याद रखना। पहला एंटियोकस जो कि सीरिया का राजा था। दूसरा तुर्मै या टोलमी जो कि मिस्र का राजा था। एंटीगोनस जो कि मैसेडोनिया का राजा था। मगास ये लीबिया का राजा था और सिकंदर ये ग्रीस का राजा था। इनका नाम इसी क्रम में अशोक के शिलालेख संख्या 13 में उल्लेखित है। अंतिम है आपका शिलालेख संख्या 14। इसमें आदेश दिया गया है अशोक के द्वारा कि सभी शिलालेखों को चट्टानों पर लिखे जाएं। यूजीसी नेट के पेपर में दिसंबर 2019 में प्रश्न पूछा गया था, अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर
यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख हुआ है उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा एंटियोकस, उसके बाद आ जाएगा टोलमी, इसके बाद आ जाएगा आपका एंटीगोनस और सबसे अंतिम आएगा सिकंदर। तो बी डी सी ए ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं अशोक के लघु शिलालेख के विषय में। ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, इसीलिए इसे लघु शिलालेख कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? तो पहला है रूपनाथ, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में अवस्थित है। दूसरा है गुर्जरा, ये मध्य प्रदेश के दतिया में है। सहसाराम, ये बिहार में है। भाबरू बैराट, ये राजस्थान के जयपुर में है। मास्की, कर्नाटक के रायचूर में है। ब्रह्मगिरी, कर्नाटक के चित्तलदुर्ग में है। और सिद्धपुर, ये भी कर्नाटक में है। तो इन शिलालेखों को आप लोग याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जटिंग रामेश्वर ये कर्नाटक में अवस्थित है। ईरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कर्नूल में है। अहरौरा उत्तर प्रदेश में है। नेट्टूर और उड़ेगोलम ये कर्नाटक के बेलारी जिला में है। अब हम बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेख के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सप्त स्तंभ लेख के विषय में। चूंकि इसमें 7 राजज्ञाएं दी गई है, इसीलिए इसे सप्त स्तंभ लेख कहा जाता है। दिल्ली टोपरा, इसे सहारनपुर से फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया था और यह अशोक का 7वां स्तंभ लेख है। दिल्ली मेरठ, इसे मेरठ से फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया था। लौरिया अरराज, ये बिहार के चंपारण में अवस्थित है। लौरिया नंदगढ़, ये भी बिहार के चंपारण में है और ये सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख माना जाता है। रामपुरवा, ये बिहार के चंपारण में है। याद रखना, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा ये दोनों जगहों पे सिंह की आकृति मिली है। प्रयाग स्तंभ लेख, इसे कौशाम्बी से अकबर द्वारा इलाहाबाद लाया गया था। अब हम बात करते हैं लघु स्तंभ लेख के विषय में। तो इसमें शामिल है सांची, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में है, यहाँ पर सिंह की आकृति मिला है। दूसरा है सारनाथ, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अवस्थित है, यहाँ से ही भारत का राजचिन्ह लिया गया था जो अशोक चक्र हम कहते हैं। कौशाम्बी, ये इलाहाबाद में है। रुमिनदई, ये नेपाल के तराई क्षेत्र में अवस्थित है। निगली, जिसे निगाली सागर भी कहा जाता है, ये भी नेपाल के तराई क्षेत्र में अवस्थित है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, संकीसा से गज की आकृति मिली है। अब हम बात करते हैं अशोक के गुहा लेख के विषय में। बराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख मिले हैं। ये सभी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इस पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण मिलता है। अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की भाषा के विषय में। तो अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 2 अभिलेख, एक शहबाजगढ़ी और दूसरा मानसेहरा, ये खरोष्टी लिपि में है। और एक अभिलेख तक्षशिला से मिला है, ये अरमाइक लिपि में है। इसके अतिरिक्त याद रखना, एक भग्न अभिलेख है जो कि कंधार के पास सर एक कुना से मिला है। ये अरमाइक और यूनानी दोनों लिपियों में लिखा गया है, इसलिए इसे द्विभाषीय भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक अभिलेख काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लंघमान से मिला है, ये अरमाइक लिपि में लिखा गया है। तो दोस्तों वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।